हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइज, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने 10 साल की जर्नी। ससुराल में मैंने अपने 10 साल कैसे निकाले, क्या कुछ झेला है, उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है, वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने और मेरी देवरानी ने सारी कोशिशें करके देख ली। 2 बार घर में पुलिस भी बुला के देख ली, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों को जरा सा भी फर्क नहीं था। वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। कुछ ना कुछ और ज्यादा ही कलेश करना शुरू कर दिया, लेकिन कम नहीं हुआ। तो गाइज, तीसरी बार पुलिस बुलानी पड़ी। क्यों बुलानी पड़ी, किसने बुलाई, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ कलेश होता था हर छोटी बड़ी बात पे। छोटी से छोटी बात पे हमारे साथ कलेश होता था। जैसे दाल में सीटी ज्यादा लग गई तो कलेश, मारपीट। ये तो छोटी सी बात है, आप लोग भी सोच सकते हो। तो हर छोटी बड़ी बात पे। तो गाइज, ऐसे ही हमारे साथ कलेश होता था त्योहारों के टाइम पे, जब त्योहार आते थे। तो गाइज, हम मेरे और मेरी देवरानी के मायके से त्योहार आते थे, तब भी मेरी सास ननद पूरा कलेश करती थी। और हमारे माँ बाप ये सोच के कि भाई हमारी बेटी को परेशान ना करे, उनके साथ ठीक से रहे, कलेश ना करे, इस चक्कर में वो अपनी तरफ से बहुत कुछ दे देते थे। लेकिन फिर भी हमारे साथ वही कलेश होता था जो होना था। तो गाइज, ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मेरी देवरानी का त्योहार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि एक बार मेरी देवरानी के मायके में उसके चाचा एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से वो त्योहार नहीं मतलब मंगाती और नहीं आता उसका त्योहार। तो गाइज, इसी बात पे मेरी सास और देवर ने इतना कलेश किया उसके साथ कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज, इन लोगों को किसी के मरने से, जीने से, मतलब किसी के दुख से कोई मतलब नहीं। कभी भी, चाहे किसी के घर में कोई मौत हो रखी हो, बस इनको लेने से मतलब कि हमारे घर में त्योहार आना चाहिए, तो मतलब आना चाहिए। ये लोग ऐसे हैं कि इनकी जो बेटी, जो हमारी ननद है, उसके ससुर एक्सपायर हुए थे, तब भी मेरी ननद ने अपने सारे त्योहार मंगाए थे, एक भी नहीं छोड़ा। तो मतलब ये किसी के दुख से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज, मेरी सास जो है वो देवरानी के साथ लड़ाई और कलेश शुरू कर देती है। कलेश उस टाइम पे मेरी देवरानी के साथ शुरू किया था, लेकिन गालियां दोनों को मिल रही थी बराबर। कि रंडियां ऐसी आई हैं, घर परिवार में इतनी बहुएं आई हैं, सबके त्योहार इतने भर भर के आते हैं और इनका क्या आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो ऐसे ऐसे मेरी देवरानी को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी कि नंगी है, नंगे खानदान की है, गए गुजरे खानदान की है, कुछ देना लेना नहीं जानते, रीत रिवाज नहीं जानते। क्या देखा, हमारे लड़कों के तो भाग फूट गए, दुनिया की बहुएं इतना लाती हैं। तो ये सब दोनों को ही गालियां दे रही थी। मेरा कमरा और मेरा किचन जो है ऊपर ही था, और देवरानी का बेडरूम था। तो मैं सब सुन रही थी, सब देख रही थी। तो गाइज, मेरी देवरानी रोए जा रही थी। और तो गाइज, मेरी देवरानी को मेरे देवर और सास क्या बोल रहे थे कि तूने त्योहार क्यों नहीं मंगाया। अब हम घर परिवार में क्या बोलेंगे, क्या पहुंचाएंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा देते नहीं घर परिवार में कि हमारी बहू का त्योहार आया है, हमारी बहू का त्योहार आया है। हमारे घर में औरों के घर से भी आया है, तो हमारे घर से नहीं जाएगा तो कोई क्या सोचेगा। हमें तो वो उल्हाड़ा उतारना है। तो गाइस, गालियों की, कलेश की, इन सब की तो हमें जैसे आदत हो चुकी थी। लेकिन हद पार जब हो जाती है, जब मेरी देवरानी के बारे में मेरी सास इतनी गंदी बात बोलती है, और वो भी अपने दोनों बेटों के सामने। मेरे पति और मेरे देवर उस टाइम वहीं पे होते हैं और सब सुन रहे होते हैं। तो गाइज, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि हर किसी का कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसके साथ वो अपना दुख सुख शेयर करते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे भाई बहन हैं, मैं उनके साथ अपना दुख सुख शेयर करती हूँ। ऐसे ही मेरी देवरानी अपने पापा के साथ हर दुख सुख शेयर करती है। और एक बेटी के लिए उसके पापा हीरो होता है। तो गाइज, मेरी देवरानी भी अपने पापा के साथ अपना दुख सुख शेयर करती थी। तो मेरी सास क्या बोलती है
कि ये बाप नहीं है धोला मुंडा, मतलब उसके पापा थोड़ा एज में ज्यादा थे तो उसको धोला मुंडा सिवाय नहीं बोलती थी। एक बेटी पर क्या बीतती है जब उसके पापा को इतने गंदे नाम से उसको बुलाया जाए। तो क्या बोलती थी कि वो धोला मुंडा ना तेरा बाप नहीं है, तेरा खसम है वो, जो इतनी बातें उसको बताती है और वो तेरे को इतनी मतलब गलत बात पे भी सपोर्ट करता है। तो ये सब मेरी सास ने बोला मेरे देवर और मेरे पति के सामने। लेकिन फिर भी मेरे देवर ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मम्मी तू मेरे मतलब इसके बारे में क्या बोल रही है, एक बाप बेटी के रिश्ते को भी क्यों बदनाम करती है, एक बार भी नहीं बोला। तो गाइज, बोलना तो दूर की बात, मेरा देवर खुद मेरी देवरानी को इतनी गंदी गंदी बातें बोलते थे उसके पापा के बारे में और उसके बारे में, जो कि मैं यूट्यूब पर बता भी नहीं सकती। तो गाइज, इतना कुछ होने के बाद मेरी देवरानी इतनी गंदी गंदी गालियां सुनने के बाद रोए जा रही थी बुरी तरह से। उसके बाद मेरे देवर ने उसके अटैची और कपड़े बाहर फेंक दिए छत पे के उठा और निकल यहाँ से। तो गाइज, मैं ये सब देख रही थी और मेरी देवरानी तो निकल जाती है अटैची उठाकर उस टाइम पे रोती हुई, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। और मैंने ये बोला कि तुम लोग कितने घटिया हो, किसी के घर में मौत हो रखी है उसने त्योहार नहीं मंगाया, तुम्हें किसी के दुख से मरने से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग कैसे हो। और रही बात उल्हाना उतारने की, तो एक 500 रुपए खर्च नहीं होते तुमसे, वैसे तुम अपने खाने में पीने में पहनने में इतना खर्चा करते हो, एक 500 रुपए का सामान लाके अगर घर परिवार में बांट देते कि लो भाई आ गया हमारे हमारी भी बहू के मायके से त्योहार आ गया, तो क्या कोई देखने आ रहा है कि आया है कि नहीं आया है। ये तो सिर्फ उल्हाना उतारने की बात है ना, तो तुम लोग 500 रुपए में घर परिवार का मुंह बंद कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम लोग इतने घटिया हो कि तुम लोग लेने के ऊपर कितना भी गिर सकते हो। तो गाइज, मेरी देवरानी तो चली जाती है और उसके जाने के बाद मैंने ये सब मतलब बोला, तो मेरे पति को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्यों बोली। हालांकि गालियां मेरी सास मुझे भी दे रही थी कि दोनों एक से आगे दोनों एक से, बस मैं इसलिए शांत थी कि क्यों खामखाम मैंने वो कलेश इधर भी ले आया। लेकिन जब मेरी देवरानी के साथ उन लोगों ने इतनी घटिया वर्ड बोले उसके पापा के बारे में, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं बोल पड़ी। मेरे पति को वो बात बर्दाश्त नहीं हुई कि ये क्यों बोली। तो मेरे पति जो हैं वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं जानवरों की तरह, मारते रहे मारते रहे मारते रहे। उस टाइम पे मेरे देवर ने ही मुझे बचाया। क्यों बचाया? इसलिए नहीं कि उसे मुझ पे तरस आ गया, नहीं, वो इसलिए बचाया कि उसे पता था उसका भाई सनकी है, साइको है, उसके हाथ से उस दिन मैं मर भी सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि जब उसका भाई मारने लगता है तो देखता नहीं है सामने इंसान है कि क्या है, वो जान से भी मार सकता है। इसलिए मेरे देवर ने मुझे बचाया कि ये इसे जान से मार देगा। तो गाइज, इतना मार खाने के बाद थोड़ी देर बाद मेरे पति क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं वैसी हो जाऊं जैसी पहले थी, मतलब जैसे कि मार खाई नहीं है उसने, मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मैं वैसे हो जाऊं जैसे पहले थी। तो गाइस, मैंने तो ये सब कभी देखा नहीं था कि मार खाने के बाद हस्बैंड से बिल्कुल खुशी खुशी वैसे ही हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, उनके घर में ये सब होता था। मेरे ससुर मेरी सास को मारते थे तो उसके 10 मिनट बाद ही मेरी सास ऐसी हो जाती थी जैसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब उनके घर में कब पहले से ही चला आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा। तो मेरे हस्बैंड ये सब देख रहे थे बचपन से ही कि मम्मी पिटी, थोड़ी देर बाद मम्मी वैसी की वैसी, तो वो मुझसे भी वही उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी वैसी ही हो जाऊं। तो बताओ कुछ कैसे हो सकता है, मतलब थोड़ी देर पहले मार खाओ और उसके बाद उसके साथ वैसे ही हंसी मजाक वही सब करो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो गाइज, जब ये कलेश हुआ उससे पहले ही मेरे मायके जाने का प्लान था, 2 दिन पहले ही मेरे मायके जाने का प्लान था कि मैं परसों घर जाऊंगी। यहाँ तक कि मैंने अपने और बच्चों के कपड़े पैक भी किए हुए थे, पैकिंग हो रखी थी मेरी घर जाने की। तो लेकिन मुझे नहीं पता था उस बीच ये कलेश हो जाएगा, तो जाना तो मेरा तय था ही। पर मेरे हस्बैंड को ये था कि अब ये मायके तो जाएगी भाई। उस टाइम पे अगर मैं एकदम से ये बोलूं कि मुझे मायके जाना है तो अलग बात थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये था कि भाई मायके तो इसने पहले से ही प्लान कर रखा तो ये जाएगी।
और मेरे मायके वालों को पता था कि मैं परसों आऊंगी, मतलब उसी दिन आऊंगी। उससे अगले दिन, जिस दिन कलेश हुआ उससे अगले दिन का प्लान था, तो मेरे मायके वालों को पता था मैं आऊंगी। तो मेरे हस्बैंड को ये था कि जाएगी तो ये जाना तो इसका फिक्स है, तो ये कभी जाके तेरी सच्चाई अपने मायके में ना बताए। तो वो उसी टाइम से क्या बोलने लग गया कि कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, भूल जा, वैसी हो जा, देख अगर नहीं मानेगी तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मतलब धमकियां। आधी रात तक तो वो धमकियां देता रहा कि मैं ये कर लूंगा, देख अगर तूने बताया तो मैं ये कर लूंगा। तो गाइस वो तो सो जाते हैं 12-1 बजे के बाद, ये सब बोल के सो जाते हैं, लेकिन मैं सुबह तक नहीं सोई। क्योंकि एक तो ये सोच सोच के कि देखो, गलत चीज पे अगर आवाज उठाओ तो भी मार खानी है इस घर में। तो और फिर मैं ये भी सोच रही थी, मेरी पूरी रात ये सोचने में निकल गई कि बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। तो ऐसे ही मेरी पूरी रात निकल जाती है। दूसरे दिन हम मुझे छोड़ने के लिए वो मेरे हस्बैंड आते हैं, तो रास्ते में क्या बोलते हैं कि गाड़ी तेज चलाते हैं और बोलते हैं कि अगर नहीं मानेगी तो मैं गाड़ी कहीं ठोक दूंगा। उसको ये तक नहीं शर्म आती कि साथ में हमारे बच्चे भी हैं, उसको बच्चों की भी कोई चिंता नहीं थी कि अगर तू गाड़ी तेज चलाएगा, कोई ऊक चूक हो जाए, बच्चों में कुछ हो जाए, नहीं। क्या बोला कि गाड़ी तो तेज थी, क्या बोला कि इधर उधर ठोक दूंगा अगर तू अपने मायके बताएगी तो उस टाइम मैंने डर के मारे ये बोल दिया कि नहीं ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। तो ऐसे करके हम घर पहुंच जाते हैं मेरे मायके। तो गाइज तो गाइज मायके पहुंचने के बाद भी मेरे पति ने मुझे धमकी दी कि अगर तूने यहाँ पे कुछ बताया तो मैं कुछ कर लूंगा, गाड़ी तेज चला के जाऊंगा, देख मैं कुछ कर लूंगा अगर तूने यहाँ पे कुछ बताया तो गाइज उस टाइम पे मेरी जगह अगर कोई भी लड़की होगी तो यही बात सोचेगी कि अब बच्चे हो चुके हैं, बच्चे भी है, और अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी, कैसे इसके बिना रहूंगी, क्या होगा हमारा, यही सब दिमाग में आता है। और वो मेरे भी दिमाग में आया कि अगर ठीक है, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ठीक रहेगा, बताऊंगी अगर इसको कुछ हो गया तो अब मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी। तो उस टाइम मैंने ये सोच के कि कभी ये कुछ कर ले, कुछ हो जाए, कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसके चलते मैंने कुछ नहीं बताया। और गाइज ये हम लड़कियों की ये सोच है कि देखो हम पति पत्नी हैं, आज अगर हमारे बीच झगड़ा हुआ है, मारपीट भी हुई है, कोई कलेश हुआ है, तो आज हम नाराज है, कल हम एक भी हो जाएंगे। लेकिन हम मायके ये सोच के नहीं बताते कि पति और मायके वालों के बीच मनमुटाव हो जाएगा, ससुराल वाले और मायके वालों के बीच मनमुटाव आ जाएगा, उसमें भी एक बेटी को ही पिसना पड़ता है, वो सब सुनना पड़ता है। तो इसके चलते हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं उस चीज से। तो मैंने भी गाइस उस टाइम पे अपने मायके में कुछ नहीं बताया। तो भाई मेरे पास कई कमेंट ऐसे भी आए थे जिसमें ये बोला गया है कि अपनी बात यहाँ क्यों बताती हो सोशल मीडिया पे, अपने घर में क्यों नहीं सुलझाई, सोशल मीडिया पे बताने का क्या मतलब। तो भाई एक बात कहना चाहूंगी, एक बेटी के लिए अपने मायके में बताना आसान बात नहीं है, तो सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी चीज है। आसान बात नहीं है सोशल मीडिया पे ये सारी बात बताना। कभी मेरे मन में भी यही चीजें थी, मैंने अपने मायके में भी नहीं बताई ये बातें, तो सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी बात है। तो गाइज मैंने अपने मायके में भी नहीं बताया मेरे पति की हरकतों के बारे में, वो सनकी है, साइको है, इस बारे में मैंने अपने घर वालों के सामने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस टाइम पे मैंने ये सब बातें अपने मायके वालों को बताई होती तो मेरे साथ वो नहीं होता जो 10 साल बाद मेरे साथ हुआ है। काश मैंने उसी टाइम कोई एक्शन ले लिया होता, कोई कदम उठा लिया होता, तो मुझे 10 साल वहां पे उन सब की वो सब नहीं झेलना पड़ता जो मैं झेल के आई हूँ। हमें ये सब सहन करना नहीं चाहिए, नहीं खानी चाहिए किसी से भी मार। मैं मानती हूँ कि एक लड़की का घर से निकलना, दोबारा से लाइफ स्टार्ट करना आसान बात नहीं है। हम इस समाज को सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं, ये समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और कहीं ना कहीं हम लेडीज को ये सब फेस भी करना पड़ता है।
जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ मैंने देखा है 70% औरतें दुखी हैं, लेकिन इस समाज के डर से कुछ कर नहीं पाती हैं। मेरे पास बहुत सी बहनों के कमेंट आते हैं कि बहन हमने भी ये सब झेला है, हमने भी ये सब फेस किया है। मुझे सच में बहुत दुख होता है उनके लिए। जब उनके कमेंट आते हैं मैं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है और मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ इनके लिए जो ये उस चीज से बाहर निकले। तो जैसे मैं आप लोगों को वीडियोस में उसमें दिखती हूँ इतनी खुश, ऐसी मैं थी नहीं जैसी आप लोगों को दिखती हूँ। एक टाइम था, 1 साल पहले जब मैं ससुराल से निकली थी तो मैं दिन रात रोती थी और इतनी टेंशन लेती थी अपने बारे में सोच के, अपने बच्चों के बारे में, अपने से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती थी कि अब क्या होगा, कैसे करूंगी। सोच सोच के पूरी पूरी रात निकल जाती थी और बीपी लो होता था। मतलब इतनी टेंशन में थी मैं कि उस टाइम पे मेरे साथ मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने सपोर्ट किया, मेरे मायके वालों ने सपोर्ट किया और मुझे उस चीज से बाहर निकाला। उस टाइम पे मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, मेरे मायके वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे उस चीज से बाहर निकाला, उस टेंशन से बाहर निकाला, जीना सिखाया, मेरे बच्चों के साथ खुश रहना सिखाया और मुझे एक ऐसा टारगेट दिया कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। मैं खुल के जी रही हूँ, खुश हूँ, तो अपने भाई, अपने बहनों के सपोर्ट की वजह से। और आज मुझे इस समाज का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता ये समाज मेरे बारे में क्या सोचता है। तो गाइज मैं हाथ जोड़कर एक ही बात कहूंगी कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते, परिवार भी होता है। मेरे भाई बहनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उस नरक से बाहर निकाला, जीना सिखाया, खुश रहना सिखाया। तो मैं तो ये कहूंगी कि मेरे भाई बहन जैसे भाई बहन सबको मिले। तो गाइज हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई बहन ऐसे ही दुखी है, परेशान है, तो प्लीज उसका साथ ना छोड़े, उसे पूरा सपोर्ट करे। और गाइज उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। देवरानी के साथ क्या हुआ, वो आज भी उस नरक में क्यों है, ऐसी क्या मजबूरी है जो वो उस नरक से निकल नहीं पा रही, वो सब मैंने वीडियो बना तो ली है, लेकिन उस वीडियो को मैं कल अपलोड करूंगी, आज नहीं करूंगी। तो आगे आप देखना कि मेरी देवरानी क्यों झेल रही है उन सबको आज भी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।